नमस्ते, राधे राधे सभी को। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में चर्चा कर रहे थे हिंदी भाषा के बारे में। तो पहले मैं बता दूं कि हिंदी भाषा किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। जो भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा होती है, वन डे एग्जाम होती है, उन सभी में हिंदी भाषा पूछी जाती है। जैसे नेट की एग्ज़ाम हो गई, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, MPPSC की एग्ज़ाम हो गई, सेट की एग्ज़ाम जो राज्य स्तर पर होती है, इसके साथ ही स्टेट की एग्ज़ाम जैसे UPSI, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, SSC GD और अन्य बहुत सारी भर्ती परीक्षा जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सब के लिए ये क्लास लाभदायक होगी। तो हम इस क्लास को शुरू करने से पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो जो भी विद्यार्थी क्लास ले रहे हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देखिए, जो वीडियो मैंने अपने पेज पर डाल रखी है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि हमारी हिंदी भाषा किन की चरणों से होकर गुजरी। हिंदी भाषा संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा आई, फिर पाली भाषा आई, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर अपभ्रंश भाषा आई और फिर हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। फिर पार्ट 2 में मैंने आपको वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बारे में विस्तार से समझाया था कि वैदिक संस्कृत में किन ग्रंथों की रचना हुई, वैदिक संस्कृत में क्या क्या है, कौन कौन से विद्वान हुए, लौकिक संस्कृत में किन किन ग्रंथों की रचनाएं हुई, लौकिक संस्कृत में कौन कौन से विद्वान हुए। इन दोनों भाषाओं का समय भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद फिर मैंने आपको पाली भाषा विस्तार से समझाई है कि पाली भाषा का समय क्या है, पाली भाषा किस धर्म की भाषा है। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। उसके बाद प्राकृत भाषा हमने कल पढ़ी थी। तो प्राकृत भाषा का समय मैंने क्या बताया था आपको, प्राकृत भाषा का समय था जैसे 500 से 1000। तो प्राकृत भाषा का समय था 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी। उसके बाद प्राकृत भाषा किस धर्म की भाषा है, प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषाएं हैं और सर्वाधिक जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। उसके बाद मैंने प्राकृत भाषा को आपको बताया था कि यह जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसके प्रथम अवस्था पाली की द्वितीय अवस्था कहा जाता है और मध्यकालीन आर्य भाषा की द्वितीय अवस्था है। कि उन प्राकृत की कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है। जैसे प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली, प्राकृत की द्वितीय अवस्था खुद प्राकृति थी और प्राकृत की तृतीय अवस्था थी अपभ्रंश। ये मैंने आपको कल डिटेल से समझाया था, तो आप वो वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए। अब हम आज अपभ्रंश भाषा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अपभ्रंश भाषा में हम देखेंगे कि मध्यकालीन आर्य भाषा पढ़ रहे थे, जिसकी मैंने आपको पाली भाषा पढ़ा दी थी, प्राकृत भाषा पढ़ा दी थी और इसकी मध्यकालीन आर्य जो तीसरी भाषा अपभ्रंश भाषा, ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अपभ्रंश भाषा का समय क्या है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, यानी कि इससे पहले प्राकृत भाषा थी। तो हमें पिछली भाषाओं का समय भी याद होना चाहिए। 500 तो 500 से पहले प्राकृत भाषा का समय क्या था, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी का समय था। और 500 के बाद फिर 500 ईस्वी के बाद अपभ्रंश भाषा का समय आया 500 से 1000 ईस्वी। अब हम जानेंगे कि प्राकृत भाषा का अर्थ क्या है। तो प्राकृत भाषा को क्या क्या कहा जाता है, प्राकृत भाषा को कहा जाता है पतन, क्योंकि जब पाली भाषा का रूप परिवर्तन होता गया, संस्कृत, वैदिक, लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत भाषा है, तो भाषाओं में रूप में परिवर्तन होगा तो भाषा का पतन होने लगा। तो अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है कि पतन। अपभ्रंश का अर्थ ही होता है पतन, तो इसका अर्थ होता है पतन। फिर बदला हुआ रूप, यानी कि भाषा का बदला हुआ रूप कहा जाता है अपभ्रंश को। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे अब अन्य नाम। अपभ्रंश भाषा के अन्य नाम क्या है। मैंने हर भाषाओं के आपको अन्य नाम भी पढ़ाए हैं, तो हम आज जानेंगे अपभ्रंश का अन्य नाम क्या है। अपभ्रंश को कहा जाता है भ्रष्ट भाषा, विकृत, ओहट, अवध, यानी कि अपभ्रंश भाषा के क्या क्या नाम है। भ्रष्ट भाषा है, अपभ्रंश को विकृत भाषा कहा जाता है, अपभ्रंश भाषा को ओहट कहा जाता है और अवध कहा जाता है। ये हमारे अपभ्रंश के नाम है। उसके बाद आपसे पूछा जाए, अगला प्रश्न हमारा आता है कि यह मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के मध्य की कड़ी है। यानी कि हम मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के मध्य की कड़ी कैसे, क्योंकि हम मध्यकालीन आर्य भाषा पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पाली पढ़ ली है, प्राकृत पढ़ ली और तृतीय अवस्था आती है मध्यकालीन आर्य भाषा की, ये अपभ्रंश भाषा। इसके बाद आधुनिक आर्य भाषा यहाँ आ जाएगी। तो जब यहाँ मध्यकालीन है और यहाँ आधुनिक है, तो इनके बीच की कड़ी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अपभ्रंश भाषा को। तो हमें याद होना चाहिए कि मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा की मध्य की कड़ी किसे कहा जाता है, अपभ्रंश को। तो मध्यकालीन आधुनिक आर्य भाषा किसे मध्य की क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसे संधि भाषा भी कहा जाता है।
तो किसे संधि भाषा कहा जाता है? अपभ्रंश को। अब संधि भाषा किसे कहा जाता है? जैसे पहले युद्ध होते थे तो युद्धों में संधि होती है, आज भी हमारे घर में विवाद हो जाते हैं तो हम समझाते हैं, संधि करते हैं, तो वैसे से संधि भाषा नहीं। संधि का मतलब है दो चीजों को जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना संधि होता है। उसी प्रकार ये मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा को बीच में जोड़ रही है, इसलिए इसे संधिकालीन भाषा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि संधिकालीन भाषा किसे कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा को संधिकालीन भाषा कहा जाता है। फिर अपभ्रंश के प्रथम कवि, तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन से है? स्वयंभू, है ना। अपभ्रंश के प्रथम कवि है स्वयंभू, हमें स्टार लगाना है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि है स्वयंभू, जिनका ग्रंथ क्या है? पाउचर्यू। अपभ्रंश के प्रथम कवि है क्या है? स्वयंभू, और जिनका ग्रंथ है पाउचर्यू। तो आपसे पूछा जाए कि पाउचर्यू किसका ग्रंथ है? स्वयंभू का ग्रंथ है। स्वयंभू किस भाषा के प्रथम कवि है? आपसे पूछा जाएगा कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत, तो हमें याद होना चाहिए कि अपभ्रंश भाषा के ये प्रथम कवि है। फिर प्रथम है तो अंतिम कवि भी कोई होगा ही सही, तो आपसे पूछा जाएगा अपभ्रंश भाषा का अंतिम कवि कौन है? तो रईंदू। रईंदू अपभ्रंश भाषा का अंतिम कवि है। र है ईदू, यानी रईंदू अपभ्रंश भाषा का अंतिम कवि। हमें याद, प्रथम और अंतिम में कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्वयंभू भी पूछा जाता है और रईंदू भी पूछा जाता है। ये नीट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रईंदू किस भाषा का अंतिम कवि? वर्ग 1 में पूछा गया है ये कि रईंदू किस भाषा का अंतिम कवि है, तो ये अपभ्रंश भाषा का अंतिम कवि है। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रियर्सन ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। किसने देश भाषा कहा है? ग्रियर्सन ने। आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश को देश भाषा किसने कहा है, तो ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन विद्वान थे जो पाश्चात्य यानी कि हमारे देश के नहीं है, दूसरे विदेशी हैं, विद्वान हैं, तो इन्होंने कहा है कि यह देश भाषा। देश भाषा कैसे? क्योंकि हमारे देश की भाषा है, इसीलिए इसे देश भाषा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्रियर्सन ने किस भाषा को देश भाषा कहा है? अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। जैसे हमने कल पढ़ा था प्राकृत को जन भाषा कहा जाता है क्योंकि वो जन जन में प्रचलित हो गई थी, तो प्राकृत को जन भाषा कहा जाता है। वैसे ही अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? देश भाषा कहा जाता है। फिर अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। और अपभ्रंश का कालिदास भी किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। मैंने ये ऐसे लिख दिया, आपको ऐसे ही नोट्स बनाना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि स्वयंभू को किस भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा, क्योंकि अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। और स्वयंभू को किस भाषा का कालिदास कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का क्या कहा जाता है? कालिदास कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? अब हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए वाल्मीकि, कालिदास और वेदव्यास में, क्योंकि ये तीनों ही हमारे पुराने आचार्य रहे हैं। तो अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, है ना। अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। और पुष्पदंत का ग्रंथ क्या है? महापुराण, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है ना। तो अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है पुष्पदंत को, और इनका ग्रंथ है महापुराण, और महापुराण की रचना हुई है अपभ्रंश भाषा में। तो हमें याद रखना है कि अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है पुष्पदंत को, जिनका ग्रंथ क्या है? महापुराण। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, और अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू का ग्रंथ क्या है? पाउचर्यू। जैसे मैंने एक के बाद एक डिटेल में लिखा, आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं। और ये मैंने अपभ्रंश भाषा को समझाया है। अपभ्रंश भाषा थोड़ी बड़ी है, तो आज हमने एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक आपको भी स्लाइड बना के समझा दिया है। मैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगी आपको, तो आप उसमें अपभ्रंश भाषा को अच्छे से कि कौन किस ने अपभ्रंश भाषा को क्या क्या नाम दिए, है ना। तो हम कल, जैसे ग्रियर्सन ने अपभ्रंश भाषा को देश भाषा कहा, ऐसे कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपभ्रंश को अन्य अन्य नाम दिए हैं। तो मैं कल आपको इसके आगे पढ़ाऊंगी अपभ्रंश भाषा को। जैसे हमारी अपभ्रंश भाषा कंप्लीट हो जाएगी तो हम हिंदी को डिटेल में पढ़ेंगे कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं, किस तरह हमारी हिंदी को किन किन चरणों से होकर गुजरा गया, और हिंदी में कौन कौन से लेखक हुए, कौन कौन से कवि, हम हिंदी भाषा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम अपभ्रंश भाषा को कल एक और वीडियो में डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार और रिवीजन करवाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपसे पूछा जाएगा, अब आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? आपसे पूछा जाएगा कि अपभ्रंश भाषा का समय क्या है। आपसे एक ऑप्शन आएगा 1000 से 500 ईस्वी, 500 से 1000 ईस्वी,
या 1000 से फिर 2000 ईस्वी, या 1000 से फिर 500 ईस्वी। तो हमें याद होगा कि अपभ्रंश का समय क्या है, 500 से 1000 ईस्वी। हमें सभी भाषाओं का समय याद रखना जरूरी है, क्योंकि समय पूछा ही जाता है किसी भी परीक्षा में। ये सब जो भी मैंने आपको यहाँ पर लिखा है ना, ये किसी ना किसी भाषा में, ये नहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए ही शब्द हैं या पूछे गए ही क्वेश्चन है। तो ये आपको डिटेल से नोट करना है। इसीलिए मैं आपको फालतू कोई भी बात यहाँ पर नहीं लिखा रही, नहीं पढ़ा रही, क्योंकि मैं आपको वो सटीक क्वेश्चन बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं चाहूँ तो आपको बुक से भी पढ़ा सकती हूँ, पर बुक से पढ़ने से क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो मैं आपको वो डिटेल, वो कम से कम पॉइंट में समझा रही हूँ कि हाँ क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने कितने एग्जाम में दी है, तो मुझे पता है। जैसे मैंने नेट एग्जाम निकाली हुई, सेट एग्जाम निकाली हुई, तो मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं हिंदी में। तो आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश भाषा का समय क्या है, 500 से 1000 ईस्वी। फिर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश भाषा का अर्थ क्या है, तो वहाँ आएगा पतन या बदला हुआ रूप। तो हमें याद होना चाहिए कि अपभ्रंश भाषा का अर्थ होता है पतन और भाषा का बदला हुआ रूप, क्योंकि जब भाषा का रूप परिवर्तन होता गया तो परिवर्तन होते होते भाषा का पतन होता गया, तो भाषा का बदला हुआ रूप। और आपसे आएगा कि अपभ्रंश का अन्य नाम क्या है। क्या है, एक तो भ्रष्ट भाषा है, अवहट है, ओहट है, ये सब हमारे अपभ्रंश के अन्य नाम। अब विकृत क्यों कहा गया है, क्योंकि भाषा के रूप में परिवर्तन हुआ तो उसमें विकृति आएगी। तो पूछा जाता है कि भ्रष्ट भाषा किसे कहा जाता है, अपभ्रंश को। विकृत भाषा किसे कहा जाता है, अपभ्रंश को। अवहट भाषा कहा जाता है अपभ्रंश को, और अवहत भाषा कहा जाता है अपभ्रंश को। अब पूछा जाएगा कि मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा की मध्य की कड़ी किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब संधि भाषा किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश भाषा को संधि भाषा कहा जाता है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों भाषा में हमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है। तो इसे संधि भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि ये आधुनिक और मध्यकालीन आर्य भाषा को जोड़ रही है। उसके बाद अपभ्रंश के प्रथम कवि क्या है, स्वयंभू। तो आज पूछा जाएगा अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है पाऊ चरियू। फिर अपभ्रंश के अंतिम कवि है रहिंदू, है ना। फिर ग्रियर्सन। अब कहा जाता है कि देश भाषा किसने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, तो ग्रियर्सन ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। फिर आज पूछा जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। और अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को। और पुष्पदंत का ग्रंथ है महापुराण। ये मैंने लिखा नहीं तो आप लिख लोगे। पुष्पदंत का ग्रंथ कौन सा है, महापुराण, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे कि महापुराण किस भाषा का ग्रंथ है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो हमें याद होना चाहिए कि महापुराण प्राकृत भाषा का प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। फिर आपसे पूछा जाए कि पाऊचर्यू किस भाषा का ग्रंथ है, तो पाऊचर्यू पाऊचर्यू किस भाषा का ग्रंथ है, अपभ्रंश भाषा का शब्द है, ग्रंथ है। फिर स्वयंभू किस भाषा के कवि हैं, तो स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। तो पूछा जाए कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि है स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा के अंतिम कवि है रहिंदू। और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है स्वयंभू को। अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है पुष्पदंत को। ये तीनों आपको एक साथ ही लिखना है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कंफ्यूजन करने हैं। अब कालिदास वाल्मीकि तो एक ही है, पर पुष्पदंत आपको दिया ही रहेगा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए वाल्मीकि और वेदव्यास नाम में। तो पुष्पदंत को वेदव्यास कहा जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और कालिदास कहा जाता है। अब ये जो मैंने नोट्स बनाई है, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करे हाईलाइट करने, जो जिन पे मैंने स्टार लगाना है, ताकि जब आप नोट्स की रिवीजन करें तो आपको सुविधा हो और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो मेरी क्लास कैसी लगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो लड़कियां और जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, जिनको हिंदी साहित्य पढ़ना है, हिंदी भाषा पढ़ना है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ पाए। अब ये हम जो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, ये आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी आएगी, जिनमें हिंदी पूछा जाता है। नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी, पीजीटी, वर्ग 1, वर्ग 2 और राज्यों की एग्जाम होती है, जैसे यूपीएसआई, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसमें 70 नंबर की हिंदी पूछी जाए, तो 70 नंबर में हिंदी भाषा पूछी जाएगी, हिंदी साहित्य पूछा जाएगा और हिंदी के ग्रंथ
ग्रामर सब पूछी जाती है। तो मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे एक के बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। एसएससी जीडी में भी पूछी जाती है, एसएससी की कितनी एग्जाम है जिनमें पूछी जाती है, और जैसे ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, पटवारी, ऐसे अनेक एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। तो सभी में आपके ये जो मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ लाभदायक रहेगी। तो आप मेरे चैनल को विजिट करें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप उनको भी डिटेल में देखें, अच्छे से समझें। आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, ताकि मैं आपको कमेंट के जवाब दे सकूं। और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद। अब मैं अलग करती हूँ तो आप आराम से इसे नोट कर लीजिए।